हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश चौहान। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एके कास्टिंग प्रोडक्शन। दोस्तों, एके कास्टिंग प्रोडक्शन, जैसा कि आप सब लोग जो लोग इस चैनल पे पहले से हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नए हैं उनको हम बता दें कि एके कास्टिंग प्रोडक्शन, जहां पे हम फिल्म से रिलेटेड, फिल्मी दुनिया, सिनेमा से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, जिसमें शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, वीडियो, म्यूजिक, सारी चीजें, जितने भी वीडियो फॉर्मेट हैं वो उसमें हम डील करते हैं। चूंकि नाम से पता है कि कास्टिंग प्रोडक्शन, वी आल्सो डील इन कास्टिंग। सो तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि हम जब फिल्म मेकिंग की बातें करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बहुत सारा बताया हुआ था कि जो फिल्म मेकिंग है, जो डायरेक्शन है, या एक कोई वीडियो कंटेंट बनाने की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, बहुत ही ज्यादा उस पर कमांड होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे सबसे पहली चीज आती है आपकी राइटिंग, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उसकी जो जो कंटेंट जो लिखा गया है, जो उसकी स्टोरी है, वो बहुत बड़ा रोल पे करती है कि उस चीज को लोग देखें, वो इतना एंगेजिंग हो कि लोग उससे जुड़ें, उसको इस तरीके से पसंद करें। तो दोस्तों, आज इस क्रम में हम जो बात करेंगे वो राइटिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब राइटिंग के बारे में बात करने का मतलब ये है कि ज्यादातर केस में क्या होता है कि आज की डेट में स्टोरी सबके पास है। हर किसी के पास कोई न कोई एक ऐसी स्टोरी होती है जिसे वो हम दुनिया के सामने लाना चाहता है। उसका सबसे बड़ा माध्यम है फिल्म। बायोपिक हो, फिक्शन हो, एक्शन फिल्म हो, किसी भी प्रकार का कंटेंट होता है तो हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है और उसके पास कोई स्टोरी होती है और वो उसको सोचता है कि ये फिल्म में कन्वर्ट हो। तो ये हो गई एक रैंडम लोगों की बात। बट हम आज यहाँ जो बात करने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल तरीके से जब आप फिल्म लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखी जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो बात ये आती है कि राइटिंग मतलब लिखना। तो सबसे पहला काम ये है कि आप लिखिए। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग और बहुत सारे लोग जो एक बात कहते हैं कि विद्या, ये मतलब एक कला और विद्या को अगर हम कहते हैं कि करत विद्या करने से आती है, लिखत विद्या लिखने से आती है। तो सबसे पहला काम है कि आप सब कुछ भूल जाइए कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, लेकिन जो पहली शर्त है वो ये है कि आपको लिखना है। तो पर डे आप 4-5, जितनी स्टेमिना, शुरू में तो शायद उतना नहीं होता, लेकिन अगर धीरे धीरे बढ़ाएं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि रोज आप कम से कम 4-5-6-10 पेज जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है उसको पेपर पे उतार दीजिए। लैपटॉप में लिख सकते हैं, फोन में लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप लिखिए। चलिए, अब सवाल ये आता है कि चलिए आपने वो लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि मैं ये लिख रहा हूं लेकिन वो बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है कि क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है या बाद में क्या लिखना है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आती है बात कि अब हम आते हैं प्रोफेशनल राइटिंग की तरफ। प्रोफेशनल राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग की हम प्रोफेशनल राइटिंग, हम यहाँ पे बेसिकली फिल्म स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। ये राइटिंग तो एक हो गया कि बुक लिखना या मैगजीन लिखना, वो भी राइटिंग की बात आती है। बट हम यहाँ पे चूंकि हम फिल्म सिनेमा से डील करते हैं तो हम यहाँ पे फिल्म स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो फिल्म स्क्रिप्ट, अब पहले ये चीज समझ लीजिए कि शुरुआत कैसी है, कि पहले क्या होती है, स्टोरी होती है, स्क्रिप्ट होती है और फिर डायलॉग होता है। मतलब कथा, पटकथा और संवाद, ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि स्टोरी फॉर्मेट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है और संवाद क्या है। तो यहाँ पे बात सबसे पहले स्टोरी तो जो कुछ भी घटित हो चुका है, जो घटनाएं हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं या हो सकती हैं, वो सारी चीजें अगर जब पेपर पे आती हैं तो एक
कहानी का रूप ले लेती है। तो आप कहानी की बात करते हैं, कहानी आपके दिमाग में कुछ आप पढ़ते हैं वहां से आती है, कुछ आप देखते हैं वहां से आती है, कहानी आपके दिमाग में बनती है। कुछ भी मतलब जो कुछ भी आपके दिमाग में कोई चीज एक हिट होती है, कोई कोई चीज एक छोटी सी चीज से भी आप हिट होती है, फिर उसके पीछे एक स्टोरी होती है या स्टोरी आप बना लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होते हैं या एक फिक्शनल कोई दिमाग में काल्पनिक तरीके से कोई चीज चल रही होती है फिल्म देख के या कोई चीज पढ़ के या कहीं से कुछ एक पुरानी घटनाओं को याद कर लिया हमने या कोई ऐसा कई सपने की कोई बात आ गई, तो वो सारी चीजें सोच के हम जो है हम एक स्टोरी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि स्टोरी तो आपके दिमाग में आ गई, लेकिन इसको आप पर्दे पे कैसे लेकर आएंगे। अब पर्दे पे लेके आने की जब बात आती है तो वहां पे आती है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट क्यों जरूरी होता है। स्क्रिप्ट को आप एक मोटा मोटा तरीके से अगर आपको मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊं तो स्क्रिप्ट बस ये चीज समझ लीजिए कि कोई जो घटनाक्रम है, मतलब कि कोई एक घटना है और दूसरी घटना है, पहले के बाद दूसरी घटना कौन सी घटेगी, किस तरीके से घटेगी, फिर तीसरी घटना कैसे घटेगी, किस तरीके से घटेगी, इसी पूरे क्रम को ही स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये घटनाएं, ये जो क्रम है, कहाँ पे घटना होना है, स्क्रीन पे। स्क्रीन से स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रीन पे जो घटनाएं घटने वाली हैं किस क्रम में घटेंगी, पहला कौन सा सीन होगा, दूसरा कौन सा सीन होगा, तीसरा कौन सा सीन होगा, इसी पूरी चीजों को जो है हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा घटनाएं, तो हम ये घटनाओं को तो हम बता दिए कि ये घटना इस तरीके से स्क्रिप्ट बन जाती है। अब एक तो हो गई घटना और दूसरा आता है डायलॉग, ठीक है। तो अब डायलॉग आता है कि डायलॉग कोई घटना घट रहा है, लेकिन उसमें अब कोई घटना है, सपोज कोई घटना घट रही, दो लोग हैं, वो गए और एक्सीडेंट हो गया, फिर वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद वो लोग बातें करना शुरू कर दिए कि कौन है, कैसा है, अच्छा हॉस्पिटल लेके जाओ। तो वो जो हॉस्पिटल लेके जाओ या कौन है, कहाँ, ये जो शब्द आएंगे ये डायलॉग में आएंगे। तो जब घटना हमने देख लिया कि स्क्रिप्ट में मतलब आपकी सीन प्लस डायलॉग दोनों मिलकर ही स्क्रिप्ट बनती है, कि घटनाक्रम और डायलॉग। तो अब समझते हैं यहाँ पे कि स्क्रिप्ट को और डिटेल में हम समझेंगे। सब पहले हम डायलॉग को समझ लेते हैं। अपने फिल्में, आप फिल्म देखते हैं, कोई वीडियो कंटेंट देखते हैं, तो आपको एक समझ में आता है कि डायलॉग दो तरीके से होते हैं। एक तो एक कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी पात्र है, वो बोल रहा है, वो हो गया डायलॉग। और दूसरा एक है कि वो बोल नहीं रहा है लेकिन एक वॉइस ओवर चल रही है, मतलब वो बोल नहीं रहा है, वो क्या सोच रहा है लेकिन वो भी आपको सुनाई देता है। इसको बोलते हैं व्यू, वॉइस ओवर बोलते हैं। उसके इनर माइंड में क्या चल रहा है, इनर में क्या चल रहा है, वो उसको डायलॉग का रूप दिया जाता है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, मतलब उसी की आवाज को डब करके स्टूडियो में और उस पर्टिकुलर सीन पे चला देते हैं। तो एक हो गया इनर डायलॉग, एक हो गया आउटर डायलॉग। तो दो डायलॉग की बेसिक आप डेफिनेशन समझ लीजिए। स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। स्क्रिप्ट, हाँ, अब तो ये तो ठीक है, आपने स्टोरी आपके पास है और आपने स्क्रिप्ट को जान लिया कि घटना ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ये सीन दिखाएंगे, फिर ये सीन दिखाएंगे, ये सीन दिखाएंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि ये सीन ठीक है, आप क्रम बना दिए, लेकिन वो कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी वो हिट होगी फिल्म, या कितना एंगेज कर पाएगी लोगों को, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे आ जाता है मैटर। कि कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों के पास स्टोरी बहुत अच्छी है, उनको अगर आप बोलेंगे तो वो सुनाना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत पसंद आएगा स्टोरी। बट उनको जब बोलेंगे कि इसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके हमको दी, जब स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि अब सीन बाय सीन प्लस डायलॉग। कई बार है कि स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन आप डायलॉग लिखना नहीं आते, आपके पंचिंग डायलॉग्स नहीं है। जैसे अब डायलॉग की बात आती है कि जैसे कॉमेडी फिल्म है, अब कॉमेडी फिल्म में क्या हो रहा है कि डायलॉग ही सब कुछ है, डायलॉग की टाइमिंग के हिसाब से एक्टर ने बोला, लेकिन डायलॉग बहुत जरूरी कि ऐसा क्या बोला कि उसको हंसी आ गई। एक्शन फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है, या किसी भी जॉनर की फिल्म है, उसमें आप किस तरीके से डायलॉग बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो डायलॉग का तो समझ में आया, लेकिन वो घटनाक्रम
कितना जैसे आप कोई चीज है कि आप कॉमेडी कोई फिल्म है, अब उसमें कॉमेडी सीन्स चल रहे हैं, फिर अचानक से एकदम सीरियस सीन आ जा रहा है, फिर अचानक से एकदम से कोई हॉरर सीन आ रहा है, तो वो फिल्म है, फिल्म में आपको ये ध्यान रखना होता है और इस चीज को सीखना होता है। एक्सपीरियंस के साथ ही चीजें आती हैं कि किस घटना को किसके बाद रखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंगेजिंग होगा हमारे लिए और ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। तो कहानी आगे, लेकिन आपको स्क्रिप्ट लिखने नहीं आता है, तो करेंगे क्या? आज हम आपको बताते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखने का जो फॉर्मेट है वो कैसे हो सकता है, मतलब कैसे एक स्क्रिप्ट जो है अच्छी हो सकती है। स्क्रिप्ट अगर आपके पास स्टोरी है तो आप स्टोरी से स्क्रिप्ट जैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे जो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कोई भी स्टोरी होती है तो उसकी एक मेन लाइन होती है, मतलब 3 से 4 लाइन में आप उसको मेन लाइन बोल सकते हैं कि मेन उसकी 3-4 लाइनें होती हैं जिससे आप उस पूरी कहानी के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जो पूरी स्टोरी का सार है ना, उसको आप 3 से 4 लाइन में लिख दीजिए। आप सोचिए इसको, और इसको बोलते हैं लॉग लाइन। सबसे पहले आती है लॉग लाइन। जैसे सपोज मान के चलिए कि किसी को अगर कोई स्टोरी आप सुना रहे हैं, कि आपके पास कोई स्टोरी है और उसने बोला कि आपकी स्टोरी का मेन लाइन क्या है, तो मेन जो लाइन होती है उसी को लॉग लाइन कहते हैं। और लॉग लाइन आप ज्यादा से ज्यादा 40-50 शब्द में लिख सकते हैं, 3 से 4 लाइन आप एक एवरेज मान के चलिए। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि शोले फिल्म आपने देखी होगी, जिन लोगों ने देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी होगी उसको वो भी जाके देख सकते हैं। शोले फिल्म का अगर मैं लॉग लाइन बताऊं तो एक जेलर है और एक डकैत है, बियर्ड का। एक जेलर है, एक डकैत है। जेलर डकैत को जेल में मतलब उसको पकड़ लेता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो जो डकैत जब छूटता है तो वो उसके पूरे परिवार को, जेलर के पूरे परिवार को मार देता है। और उस डकैत से बदला लेने के लिए जो जेलर है वो 2 लोगों को हायर करता है जो इस फिल्म के हीरो हैं, और फिर वो दोनों उसको उसके बदला लेने में मदद करते हैं। दैट्स इट। ये मेन जो है ये लॉग लाइन शोले फिल्म। लॉग लाइन के बाद आता है सिनॉप्सिस। अब सिनॉप्सिस, अच्छा एक चीज बताना भूल गया कि जो स्क्रिप्ट होती है, जो एक आइडियल स्क्रिप्ट होती है, वो होती है 65 से 70 सीन के बीच में होती है। अब 65 से 70 सीन, एक सीन को अगर मान के चलो, एवरेज मान के चलो आप कि 1 पेज का हो सकता है, कभी कभी एक सीन 2 पेज का भी हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है। लेकिन आप इस हिसाब से अगर एक एवरेज निकाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक स्क्रिप्ट जो है 65 से 70 सीन का है, तो एक अच्छी खासी बाइबल, मतलब एक अच्छी खासी मोटी सी स्क्रिप्ट, मोटी मतलब आप 120 पेज, 100 पेज प्लस 100 प्लस पेज जो है आपको हो जाएंगे। लेकिन जो सिनॉप्सिस होता है, सिनॉप्सिस आपको 5 से 6 पेज में, ज्यादा मतलब 4 से लेके 6 पेज के बीच में जो है आप पूरी स्टोरी को लिखते हैं। इसमें कोई सीक्वेंस, मतलब इसमें कोई स्क्रिप्ट वाला कोई मैटर नहीं रहेगा। जो आपकी स्टोरी है उसी को आप 4 से 5 पेज में मुख्य जो है, उसमें जो बातें हैं, जो मेन बातें हैं, उसको आप लिखते हैं। जैसे उसमें ये किस परिवेश की फिल्म है, किस जोनरा की फिल्म है, उसका टाइटल क्या है, उसके बाद मेन में जो कैरेक्टर्स हैं, मेन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका कंक्लूजन। ये इतनी सारी चीजों को आप 4 से 5 पेज में जो है आप लिखते हैं। इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। लॉग लाइन हो गया, सिनॉप्सिस हो गया। लॉग लाइन में हमने 3 से 4 लाइन में जो हमने पूरी कहानी की मेन बात बता दी। सिनॉप्सिस में थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया और उसमें और चीजें ऐड कर दी। लॉग लाइन में कभी भी आप नाम नहीं यूज कर सकते हैं, आप कैरेक्टर्स के नेम नहीं, बस एक चीज बताएंगे कि ऐसा ऐसा ऐसे हो। लेकिन सिनॉप्सिस में आप बाय नेम दे सकते हैं, मेन उनकी घटनाक्रम दे सकते हैं, मेन ट्विस्ट क्या है वो दे सकते हैं, मेन इसे मैसेज क्या मिल रहा है या इंटरटेनमेंट किस तरीके से है, और क्या इस फिल्म, तो ये सारी चीजें मिला के आप सिनॉप्सिस लिख सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने जो पहले बताया था, तो इन चीजों को हमने, अब स्क्रिप्ट पे चलते हैं कि स्क्रिप्ट जो है हम शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए,
अगर आप स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फिल्म किस परिवेश में है। परिवेश से समझिए, परिवेश या संसार समझिए। इस फिल्म को हम एक संसार कहने का मतलब ये, जैसे कि अगर आप अवतार फिल्म देखते हैं या बाहुबली फिल्म देखते हैं, फिर एक रियलिस्टिक फिल्म देखते हैं, फिर उसमें भी ड्रामा देखते हैं, तो एक हो गया कि रियल वर्ल्ड में कोई कहानी बेस्ड है और एक हो गया कि काल्पनिक संसार में कोई कहानी बेस्ड है। अब बाहुबली जैसा कोई भी चीज यहाँ पे पृथ्वी पे इस समय तो करंट में नहीं है, तो वो एक पौराणिक तरीके से भी लिया जा सकता है, लेकिन उसमें किसी कहानी से उसका लेना देना नहीं है। वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, काल्पनिक कैरेक्टर है, काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक चीजें हैं, वो ऐसा कुछ है नहीं रियल में, लेकिन वो ऐसी चीज उसको बताए। तो अब काल्पनिक दुनिया में जब हम जाते हैं तो वहां पे उस पहले संसार को स्टैब्लिश करते हैं। हम कहानी लिखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संसार को स्टैब्लिश करेंगे। संसार को स्टैब्लिश करने का मतलब कैसा कि वहाँ के कपड़े कैसे हैं, वहाँ के घर कैसे हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वहाँ के जलवायु कैसी है, मतलब वहाँ के पशु पक्षी कैसे हैं, वो हर चीज जो है आप पहले उस चीज को स्टैब्लिश करोगे। चाहे वो एक सीन में करिए, चाहे आपको 2-3 सीन लग रहे हैं उसमें स्टैब्लिश कीजिए कि ये इस संसार के। जैसे पहला फ्रेम खुला, अब पहला फ्रेम खुला, उसमें आपने देखा कि कोई भी एक कैरेक्टर है जो बहुत लंबा है, या जैसे फ्रेम खुला, जैसे आपने देखा एक कैरेक्टर बहुत छोटा है, उसके बाद उसकी कुछ एक्टिविटीज दिखा, लेकिन वो उसके हैबिट्स कैसे, उसके नेचर कैसे, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे करके जब एस्टैब्लिश आप करते हैं तो ये हम जो देखने वाले हैं वो एक ऐसे दुनिया में चले जाते हैं जहां पे ये दिखाया जा सकता है कि यहाँ के लोग इस तरीके के हैं। तो अब क्या होगा कि जो ऑडियंस है ना, उसका दिमाग सेट हो जाएगा, उसका दिमाग सेट हो जाएगा कि अब ये जो पूरी फिल्म हम देखने वाले हैं इसमें एक कैरेक्टर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर मान के चलिए कोई फिल्म है और वो उसमें हीरो है ना, वो इनविजिबल हो जा रहा है, या वो उड़ जा रहा है, या वो एक झटके में जो है वो 10 लोग को मार रहा है। रियल लाइफ में तो नहीं, उसने एक पंच मारा और वो 10 लोग ऐसे गिर जा रहे हैं, मतलब वो पावरफुल, बहुत उसके अंदर कोई तो एक पावर है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहा है। या वहां के पेड़ बहुत बड़े हैं, या कोई जानवर है वो रियल लाइफ से बहुत बड़े, मतलब उसमें ये है कि ये आपको विश्वास दिलाना है एक ऑडियंस को कि यार ये जो मैंने लिखा है ये इस दुनिया की कहानी है, मतलब इस दुनिया की कहानी। जैसे अवतार को देख लीजिए, तो उनका एक दुनिया है जहां पे उस तरीके से लोग हैं, जहां पे उस तरीके से क्रिएचर्स हैं, है ना। ऐसे ही मतलब कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म आप जब उठा के देखोगे ड्रामा, तो अब उसमें आपको पता चलेगा कि अब जब हम दंगल जैसी फिल्में देखते हैं आमिर खान साहब की, या फिर मतलब कोई एक ऐसी फिल्म देखते हैं, रियलिस्टिक फिल्म देखते हैं, तो उसमें आके ये जो इस समय जो जीवन चल रहा है, जो इंडिया है या हॉलीवुड बना है, वहां पे जो जीवन चल रहा है उसी में ही ये कहानी बेस्ड है। तो आपको पता है कि रियल में जो ये कैरेक्टर है ये इतना तो नहीं करेगा, मतलब वो अकेले इतने लोगों को तो नहीं मार सकता जब तक कि वो उसके अंदर एक कोई पावर नहीं है, जब तक वो उस तरीके से आपने उसको दिखाया नहीं शुरू में कि हीरो है वो मारेगा या हीरो नहीं मारेगा। तो जो रियलिस्टिक फिल्में हैं तो ऐसी है, काल्पनिक फिल्में हैं तो वैसी हैं, या फिर कोई माइथो उठाते हैं तो माइथो में एकदम से बहुत सारी चीजें जो आप दिखाना चाह रहे हो पहले उसको एस्टैब्लिश करो कि इस संसार की एक फिल्म। उसके बाद आप कैरेक्टर्स पे आइए, कैरेक्टर्स को पहले एस्टैब्लिश कीजिए, एक एक कैरेक्टर को पकड़िए, ये कैरेक्टर है, इसका ये नेचर है, ये कैरेक्टर इसका ये इस तरीके से, इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कॉमिक कैरेक्टर है, या जो भी जिस तरीके से आपकी फिल्म में कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर को स्टैब्लिश कीजिए पहले। और सारे कैरेक्टर जब एक तरीके से स्टैब्लिश हो जाएंगे सीन बाय सीन, उसके बाद क्या करना है, इनके रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। तो ये शुरुआत हुई कहाँ से, पहले हमने एक संसार दिखाया, उसके बाद हमने कैरेक्टर्स दिखाए, कैरेक्टर्स को पहले स्टैब्लिश किया कि कैरेक्टर है क्या, ये कैसे करता है, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे हंसेगा, कैसे बोलेगा, क्या करेगा इस फिल्म में। उसके साथ साथ जो और कैरेक्टर्स है उसका रिलेशनशिप कैसे। तो पहला हमने इस पूरी दुनिया को एस्टेब्लिश किया, दूसरा हमने कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स में रिलेशनशिप कैसे, उन सारे कैरेक्टर्स में एक रिलेशन क्या है
कि वो उसके साथ उसका दुश्मनी है, उसके साथ उसका प्यार है, उसके साथ उसका दोस्ती है, वो उसका लड़का है, वो उसका क्या है, ये सारी चीज पहले स्टैब्लिश करेंगे। तो पहले आपका क्या हुआ, आपने ऑडियंस को बता दिया कि ये बता दिया आपने कि हाँ ये फिल्म शुरू हो गई है, इस फिल्म में इस तरीके से घटनाएं, मतलब ये फिल्म है इस तरीके की, संसार की फिल्म है, और उसके बाद ये कैरेक्टर्स हैं, इनके ये नेचर्स हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि कंफ्लिक्ट जो है क्रिएट करना। जब तक कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। किसी भी फिल्म में क्या होता है कि कंफ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है, उसके साथ उसी कंफ्लिक्ट को पूरा करते करते फिल्म कंप्लीट होती है। तो दोस्त, पहले हमने संसार को स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद कैरेक्टर स्टैब्लिश कर लिए, उनके रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर लीजिए। ये सारी चीजें स्टैब्लिश करते करते ही आपको एक पूरी फिल्म का उद्देश्य देना पड़ेगा। और किसको देना पड़ेगा? प्रोटैगनिस्ट को। अब प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, बड़ा सुनने में थोड़ा बड़ा फैसिनेट करता है ये शब्द। प्रोटैगनिस्ट मतलब फिल्म का हीरो। बहुत सिंपल सी बात कि फिल्म का हीरो। तो शुरू में जब हमने कैरेक्टर स्टैब्लिश कर रहे थे तो हीरो को हमने स्टैब्लिश किया, विलेन को स्टैब्लिश किया, और उनके रिलेशनशिप जितने हैं, माता पिता या और कैरेक्टर जो फिल्म में आने वाले हैं, वो सपोर्टिंग कास्ट फीचर्स जितने ये सारे लोग, सबको हमने स्टैब्लिश कर लिया। अब जो है हमने क्या किया, एक उद्देश्य दे दिया। फिल्म को उद्देश्य देना मतलब हीरो को उद्देश्य देना। हीरो को हमने एक उद्देश्य दे दिया जिसको वो पूरा करेगा इस पूरे फिल्म में। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो आपको फिल्म चालू होती है, उसके कुछ देर बाद आपको ये पता चलता है कि अच्छा ये करना है इस हीरो को, और उसको पूरा करते करते जो है वो फिल्म कंप्लीट होती है। तो जो अब उस एक उद्देश्य तो दे दिया गया, और साथ ही जो है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना, कि एक हीरो, वो उसको उद्देश्य मिला कि मुझे ये काम करना है, और उसके अगेंस्ट में कौन आएगा? विलेन। वो क्या करेगा? उसको उस काम को करने से रोकेगा। या एक उद्देश्य होगा जिसको दोनों लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। विलेन अपनी कोशिश कर रहा होगा, हीरो अपनी कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, अब दोनों कोशिश कर रहे होंगे, जो जीतेगा वो हीरो। नॉर्मली हमको क्या करना है कि हमको जिताना तो हीरो को ही है, लेकिन कर क्या, उसको तरीका जो है, उसको जो प्रेजेंटेशन है, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने पीछे से लेके अब आपको एक उद्देश्य दे देना है जिसको वो हीरो जो है पूरा फिल्म खत्म होते होते पूरा करेगा। तो आपने एक उद्देश्य दे दिया, यहां तक फिल्म आ गई। अब उस उद्देश्य को जब हीरो पूरा करना शुरू करेगा तो उसको आएंगी बाधाएं। देखिए, लिखने का ना, एक बीच में एक चीज बताता हूं कि लिखने में क्या सबसे ज्यादा जरूरी ये रखना हमें पड़ता है कि रैदर देन कि किसी कैरेक्टर को कुछ बुलवाया जाए, अगर वो बुलवाने से ज्यादा बेहतर होता है कि अगर उसको बिना बुलवाए सिर्फ करते वो चीज दिखाया जाए, उसके एहसास को दिखाया जाए। तो क्या होता है कि उसमें ना ऑडियंस कनेक्ट होती है कि अच्छा ये जो काम कर रहा है, अगर वो ऑडियंस उसको बिना बोले समझ जा रही है तो वो एक बेस्ट टिप होती है कि सिंपल एक, वैसे तो आप डायरेक्ट एक जगह खड़े हो के आप सारे डायलॉग बोल दीजिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप कोशिश करें कि डायलॉग ज्यादा ना रखें, कोई काम बोलने से ज्यादा उसको करवाकर जो है कैरेक्टर से देखिए, वो एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट डालता है। दूसरी चीज ये है कि अब ये हीरो शुरू हो गया, उसको एक उद्देश्य मिल गया, उसको कर रहा है, विलेन बीच बीच में आ रहा है उसको जो है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर। अब विलेन, अच्छा देखिए, यहाँ पे विलेन कुछ भी हो सकता है। कई बार विलेन ऐसा नहीं कि एक साकार रूप में हो, कई बार क्या हो सकता है, विलेन ऐसा हो सकता है कि हीरो को पहुंचना है नदी के उस पार, अब उसमें आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पानी नाव में छेद हो गया, उसमें पानी भर रहा है, तो किसी का दोष नहीं है। तो आपको एक जो उद्देश्य आप दे रहे हैं कि ये चीज को पूरा करना, तभी वो हीरोइज्म निकल के आ रहा है। तो आपको ये विलेन कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपके फिल्म का विलेन कौन है, आपके फिल्म का जो मोटिव है वो किस तरीके से आप दिखा रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना है। तो ये हो गया, उद्देश्य आपने दे दिया, अब हीरो पूरा कर रहा है, उसको बीच बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसे लग रहा है कि हीरो, चूंकि हीरो है तो उसने क्या किया कि अब वो, आपको भी पता है, सबको पता है कि हीरो है तो भाई वो तो पूरा करेगा ही करेगा, अंत में जीत हीरो की होनी ही होनी है। लेकिन
आपको क्या करना है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है इमोशंस को भी ध्यान रखना है, आपको उसका फेक ना लगे वो भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आपको जो मैंने हीरो को जो मैं टास्क दे रहा हूँ या हीरो जो करना चाहता है वो उसके लिए कितना टफ है। अब देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जितना बड़ा विलेन उतना बड़ा हीरो। अगर कोई हीरो है, अगर वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो कोई इसको हीरो नहीं मानेगा। एक हीरो है जो किसी छोटे से विलेन को मारे तो भी उसकी कोई बहादुरी नहीं है। तो आपको शुरू से ये ध्यान रखना है कि शुरू में जब आप विलेन को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसको हीरो से कई गुना बड़ा, कई गुना मतलब शक्तिशाली, कई गुना पावरफुल उसको दिखाएंगे। तब आपको तब यहाँ पे अच्छा एक समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये हीरो मतलब शुरू में जब विलेन को आप स्टैब्लिश करेंगे तो आपको ये लोगों को लगना चाहिए कि यार इससे तो कोई जीत नहीं सकता, ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। जब उस पावरफुल और एक स्ट्रांग इंसान को जब वो जो हराता है ना वही हीरो कहलाता है। तो अब आता है यहाँ पे टर्निंग पॉइंट। ठीक, हीरो अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है, अब आता है टर्निंग पॉइंट। तो ये टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पे ये लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब पता नहीं क्या होगा। टर्निंग में मतलब पता नहीं क्या होगा, जहां पे इंटरवल भी आप कर सकते हैं कि ये सारी घटनाएं होती गई, उसके बाद एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां पे लगा कि यार अब पता नहीं क्या होगा। मतलब आप एक इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी के साथ जो आप एक इंटरवल कर सकते हैं जहां पे आगे आपको ऑडियंस को लगे कि यार क्या हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा, मतलब क्या हीरो वो कर पाएगा, विलन क्या करेगा, या कोई भी कैरेक्टर ऐसा वो क्या करेगा, कहानी आगे बढ़ने के लिए अब क्या होगा। तो वो एक जो टर्निंग पॉइंट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। टर्निंग पॉइंट इंटरवल के बाद कहानी फिर से शुरू होती है। अब यहाँ पे आ जाता है एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फिल्म का जो फर्स्ट हाफ होता है, दो पार्ट होता है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। हो सकता है कि आप पहले लिखना शुरू किया, सब कुछ पहले ही भर दिया आपने, जो है सारी चीजें आप पहले ही लाके लिख दिए, सब कुछ करा दी कुछ, उसके बाद सेकंड हाफ में आपको चीजें ही नहीं मिल रही हैं, तो वो भी गलत है। तो फर्स्ट हाफ हमेशा सेकंड हाफ से थोड़ा नॉर्मल रहता है, सेकंड हाफ हमेशा स्ट्रांग होता है, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उस कहानी और इंटेंस होना उसका बहुत जरूरी है। अब लड़ाई लड़ रहा है हीरो, इंटरवल हो चुका है, लड़ाई लड़ रहा है हीरो और उसको अब जीतना है। लेकिन जीतते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, जहां पे आपको लगता है कि अब तो हो ही नहीं सकता, अब ये तो गया। मतलब एक होता है ना कि जो एकदम इम्पॉसिबल कर देना, सिचुएशन को ऐसे कर देना कि अब इसके लिए तो इम्पॉसिबल है। जब एकदम इम्पॉसिबल आप जब लगने लगेगा ऑडियंस को कि हीरो यार अब तो इसके लिए तो एकदम इम्पॉसिबल, सब कुछ उसका खत्म हो गया, सारे मतलब सब चारों तरफ से वो हार चुका है, चारों तरफ से उसे लगता है कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, किसी तरीके से कोई चीज काम नहीं कर रही, और खुद भी उसको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं बहुत टूट चुका हूँ, या मतलब हर तरीके से जब उसको सारी परिस्थितियां, विलेन, घर की इमोशनल, वो सारी चीजें, कोई भी स्टोरी हो उसमें जब सारी चीजें जब इस तरीके से मिक्स होके जब ऐसा लगने लग जाए कि यार ये तो मुश्किल है, उसके बाद क्या करना है आपको, एक छोटी सी किरण देना है जिसको बोलते हैं ट्विस्ट। जब आपको एकदम सबको पता चल गया कि अब मुश्किल है, लेकिन वहां पे आपको देना है ट्विस्ट। जब आप वो ट्विस्ट देंगे वहां से क्या होगा, एकदम से जो है वो ट्विस्ट छोटा सा होगा, बट उसी चीज से जो है हीरो आगे बढ़ेगा। अब हीरो जब आगे बढ़ेगा, उस ट्विस्ट के साथ हीरो आगे बढ़ेगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। उसके बाद प्री क्लाइमेक्स, उसके बाद क्लाइमेक्स। प्री क्लाइमेक्स में ये जो ट्विस्ट है ये ऑलमोस्ट प्री क्लाइमेक्स तक है। प्री क्लाइमेक्स में आपको ऐसा रखना है कि जैसे लग रहा है कि खत्म, सारा कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ अब इम्पॉसिबल सा लग रहा है, नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है आप हीरो ने कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस करी, या थोड़ा सा कुछ चीजों पे उसने पाया कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ, मतलब वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको फिर धक्का लगेगा। मतलब सेकेंड ट्विस्ट कि एक वो थोड़ी सी एक किरण छोटी सी मिली तो उससे वो निकला ही था, थोड़ा सा अपने हाथ पांव बढ़ाए ही थे, आगे बढ़े ही थे, तब तक उसको और बड़ा झटका लग जाता, उससे भी बड़ा झटका लग जाता है, जहां पे लगता है अब तो ये मुश्किल है,
उसके बाद आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में एकदम से आपको एक थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि फिल्मी लिबर्टी होती है, जहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी ट्विस्ट या टर्न या कोई भी ऐसे फ्लैशबैक से या कोई राज छुपा कर जैसे भी करके उसको कोई पावर मिलती है, कुछ कैसे भी करके वो अंत में जो है वो विलन को मारेगा, या विलन रूपी जो आपके फिल्म का विलन होगा, चाहे विचार होगा, चाहे कोई प्राकृतिक चीजें होंगी, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में जो भी आपके फिल्म का विलेन है उसको वो खत्म करेगा, या उसको गद्दी चाहिए गद्दी मिल जाएगी, या जो वो चाहता है हीरो इस फिल्म में करना चाहता है वो मिल जाता है, और यहाँ पे फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये तो रही बात कि हमने आपको एक फॉर्मेट बता दिया कि लॉग लाइन, सिनॉप्सिस, उसके बाद स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, स्क्रिप्ट लिखने का फॉर्मेट कैसा है। बट ये सुनने में तो आपको लगेगा, आपने नोट भी कर लिया होगा कि हमको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। बट आपको ये लिखने के लिए जो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि ये थॉट्स कैसे आएंगे, आपको वो एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे जो आप अपनी फिल्म में डालना चाहते हैं। ठीक है, आपकी एक इमेजिनरी पावर हो सकती है या आपकी एक सोच हो सकती है, लेकिन उस फिल्म में उस एलिमेंट को आप लाएंगे कहाँ से, तो एलिमेंट मिलते कहाँ से। अब एलिमेंट कहाँ से मिलते इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि फिल्म सोचना या किसी कंटेंट को सोचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एक तो होता है कि रैंडम आपके दिमाग में कोई चीज है, लेकिन आपको पूरी स्टोरी कभी नहीं आती है, आपको आता है एक थॉट, एक छोटी सी लाइन, थिन लाइन आती है, उसको फिर आप एक्सटेंड करते हैं जी, ये मैंने फॉर्मेट बताया, इस पे आप इसको एक्सप्लोर करते चले जाओगे, वो एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एलिमेंट्स कहाँ से और मिल सकते हैं, ये चीज आपको मैं बताता हूं। जैसे आपने कोई फिल्म देखी, ठीक, अब फिल्म में ना आपको हर सिचुएशन या करेक्टर या चीजों से एक सवाल पूछना है कि क्या होता अगर, सवाल है क्या होता अगर। अब जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई फिल्म आप उठाइए, अब उसमें पूछिए कि क्या होता अगर ये हीरो विलन होता और विलन हीरो होता, आपको एक कंटेंट मिल गया। क्या हुआ, क्या होता है अगर, या क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होता अगर, ये सवाल जब पूछेंगे तो आपको पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है उसमें से ही आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। जैसे कोई स्टोरी चल रही है, अगर आपने बोला कि यहां से शुरू हो गई, वो सीधे हीरो ही है, वो 30 साल 35 साल का जो भी एक हीरो की एज है वहां से है, तो आपने क्या किया कि आपने ना उसका प्रीक्वल सोचना शुरू कर दिया। सीक्वल और प्रीक्वल दो चीज होती है। सीक्वल होता है जो कहानी आगे बढ़ती है, और प्रीक्वल होता है जो कहानी बनी उसके पीछे क्या हुआ होगा। बहुत अभी बॉलीवुड में तो बहुत कम ही प्रीक्वल्स बने हैं, एक ही दो बने हैं, लेकिन हॉलीवुड में बहुत सारे प्रीक्वल्स बने। तो अब क्या होता अगर हीरो 30 साल का, अब हीरो के 30 साल के पहले की जर्नी क्या है, उसको भी लेकर एक पूरी कहानी आप बना सकते हैं। करेक्टर वही, लेकिन उसकी जर्नी पूरी जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं। तो इस तरीके से एक एलिमेंट मिलने का ये भी बहुत अच्छा तरीका। दूसरा, अगर कोई एक संसार है, आपने एक संसार देखा जिसमें कि सारे लोग बिल्कुल यूनिक हैं, मतलब हो सकता है कि 2 पैर की जगह उनके पास 4 पैर हैं, 2 आंखों की जगह 1 आंख है, ऐसे कैरेक्टर है। अब उसमें ही आप अपना ट्विस्ट डाल सकते हैं कि यार 1 आंख है तो उसके सारे हरकतें तो एक जैसी हैं, लेकिन उसके ना एक ऐसे हैबिट आप डाल दीजिए जो एबनॉर्मल हो उस कैरेक्टर के लिए। जब तक जितना वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है उससे ज्यादा एबनॉर्मल क्या हो सकता है, तो उस तरीके से आप एक और उस कैरेक्टर को लेकर, उस चीजों को लेकर एक नई चीज बना सकते हैं। ये तो रहा कि आप फिल्म देख के आपके दिमाग में आ रहा है। दूसरा, आप बहुत सारी देखिए, सीधी सी बात है, लिखना है तो लिखने से पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में रहेंगे, उतना ज्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज, किसी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने का तरीका ही बहुत अलग अलग होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक बुक ले रहे हो बस उसको पढ़ रहे हो, बुक ले रहे हो, बुक पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। पढ़ने का मतलब इतना हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं बहुत छोटी सी बात बोलूंगा कि कई दुकान पे हम जाते हैं, कई बार हम लोग को पेपर के प्लेट्स मिलते हैं या न्यूज़पेपर के पे ही रख के कुछ ऐसे हमको दे, तो आपको पढ़ने की इतनी आदत डालनी है कि जो कुछ भी आपके सामने रिटर्न में दिखे उसको पढ़ जाइए। जरा सा भी आपको लगे कि यार इसको पढ़ा जा सकता है तो पढ़िए। आप पेपर पे कुछ लिखा, हो सकता है आपको उसमें कुछ ऐसी लाइन मिले और वो आपको एकदम से हिट कर जाए,
तो पढ़ने की आदत इस तरीके से डालना है कि कहीं पे भी कुछ भी आपको दिख रहा है उसको आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो एलिमेंट कहाँ से मिलते हैं, तो एक हो गया इस तरीके से कि जो न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर्स बहुत सारे न्यूज़ पढ़िए, देखिए। इसके बाद अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा के बारे में अगर मैं बात करूं तो रियलिस्टिक सिनेमा में ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप फिक्शनल के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो फिक्शनल में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि सिंपल सी बात है कि एक चीज को पकड़िए, सबसे पहले आपको पकड़ना है एक संसार और उसके बाद उसमें पकड़ना है एक करेक्टर को। अब एक करेक्टर को अगर आपने पकड़ लिया तो सीधी सी बात, तो उसका रिश्ता ऐसे ही करेक्टर से होगा या ऐसे करेक्टर से उसका पाला पड़ेगा। तो वो अब फिक्शन में जब जा रहे हैं तो जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं किसी चीज के लिए, इमेजिनेशन पावर जितनी आपकी ज्यादा हो सकती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी चीजें पहले आई तो नहीं है, अगर आ चुकी हैं तो आपको ये देखना है कि इसे डिफरेंट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपको मतलब पढ़ना और देखना दोनों पड़ेगा अगर आप फिक्शनल में चीजों में जाते हैं। या फिर ऐसा करें, आप पहले तो सीधी सी बात है, अगर फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, सिनेमा में आ रहे हैं और राइटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज तो होनी, इतनी आपको अपडेशन होनी चाहिए कि क्या चीजें बन चुकी हैं, क्या चीजें नहीं बन चुकी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सिमिलर पेज पे होते हैं, जैसे हम सोच रहे होते हैं 10 लोग और सोच रहे होते हैं, उनसे डिफर कैसे करेंगे। तो जैसे ही आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है ना कि यार ये चीज आया, तो आप वहां पे थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आ सकता है तो हो सकता है पैरेलली और बहुत सारे लोगों को जो है आ सकता है। तो आपको ये देखना है कि एकदम से कोई चीज आया झटके से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आ गया, तब तो वो मान लीजिए और लोगों को भी आया होगा। अब उसका ठहरने के बाद अब आप वहां पे रुकिए, अब उसको देखिए कि ये डिफरेंट कैसे हो सकता है। अब जो डिफरेंट सोचेंगे उसमें जब अपना टेस्ट ऐड करेंगे तो वो बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाएगा। एलिमेंट्स और कहाँ से मिलते हैं, जैसे आप कभी याद, मतलब आपके बचपन में कोई ऐसी घटना घटी, उस समय तो आप राइटर नहीं बनना चाहते थे, उस समय तो आपको लिखना नहीं था, तो आप कोई घटना घटी और आप उसको बस एक जस्ट एक हैपनिंग समझ के आप भूल गए। तो आप मेमोराइज कीजिए, अगर आप जितना कर सकते हैं कि आप कोई बचपन की कोई घटना हो, कोई ऐसी घटना जो आपको अभी तक याद रह गई, या कुछ ऐसी घटना जो बहुत अप्रत्याशित रही हो, जिसको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, तो वैसी कोई घटनाएं अगर आपके बचपन से, उन घटनाओं को लेकर भी आप एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। उस चीजों के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि यार ऐसा हुआ था, वो बस मेरे साथ ही हुआ था या किसी के साथ हुआ था, लेकिन उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो शायद बहुत अंडर पिच रह गई। उन चीजों को एक्सप्लोर करके उसमें फिर एक सिनेमेटिक फील ऐड करके उन चीजों को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज ये, कई बार आपको सपने बड़े मतलब कई लोगों का ऐसा होता है ना, सपने बहुत बहुत डिफर सपने आते हैं। आप सपने से भी एक फिल्म ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सपने को ऐसा दिखाना कि फिल्म में सपना देख रहे हैं या सपने की तरह देख रहे हैं। सपने में आपने कुछ देखा, आपको कुछ ऐसा दिखा, कोई कैरेक्टर दिखा, कोई जगह दिखी, कोई ऐसा चीजें ऐसी दिखी जैसे कि वो आपको लगे कि यार इस पे तो मतलब इसको हम एक रियल लाइफ में लेकर आकर उसके ऊपर कहानी को, क्योंकि देखो सपना कई बार ऐसा होता है, सपना पूरा कंप्लीट मतलब थ्रू आउट एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता, बहुत रैंडम होता है, जितना आप सबका जो नॉलेज है जो शेयर करते हैं उस हिसाब से। तो वहां से अगर कोई ऐसा कैरेक्टर मिले तो वहां से भी उठा सकते हैं। अब इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है या जो कुछ भी आप मेमोराइज कर रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में लगे कि यार इस पे मुझे करना है, सबसे पहला काम करना चाहिए, आपके पास फोन है अगर तो फोन में उसको लिख लीजिए, या तो नोटपैड लेके चल रहे हैं, पेन पेपर लेके चल रहे हैं तो उस पर लिख लीजिए, लैपटॉप लेके चल रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। आपको लिखना और पढ़ना दो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो हमको करना ही करना है। तो ये जो चीजें हैं कि कई बार बहुत सारे राइटर्स से जब हम बात करते हैं तो बहुत सबका अपना अपना प्रोसेस होता है कि यार मेरा लिखने का तरीका ऐसा, लिखने और थॉट्स मुझे इस तरीके से आते हैं, उस तरीके से आते हैं। तो जैसे किसी किसी के थॉट्स ऐसे आते हैं कि उनको जैसे ही आप सो के उठते हैं तुरंत, तो कोई चीज एकदम से आपको ना बड़ा फ्रेश माइंड में बहुत ऐसे क्लिक करती है कि यार ये चीज तो बड़ी यूनिक है, बहुत ही मतलब जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज जरूर समझ में आ जाती है। तो कई लोग होते हैं कि सो के जब वो उठते हैं तुरंत बाद उनके पास, तो वो लोग क्या करते हैं कि डायरी पेन या जो कुछ भी रहता है उनके पास आसपास, और वो तुरंत जो चीजें उनके कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसा कंटेंट समझ में आता है तो तुरंत उसको लिख लेते हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि
नहीं, वो एक जोन में जाते हैं, मतलब जोन में जाने के लिए वो अलग अलग सबके टेक्निक्स होते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि नहीं नहीं, वो बहुत शांत एकांत जगह उनको मिलेगा, या बहुत अपने रूम में कमरे में बंद करेंगे 2-3 दिन तक जो है उनके पास, तब उनके थॉट्स आएंगे। तो ऐसे भी प्रैक्टिसेस बहुत सारे राइटर्स के देखा गया। कुछ ऐसे राइटर्स को हैं जो वो ट्रैवल करते हैं तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बैठे हैं या कहीं कार में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उस समय उनका बहुत दिमाग चलता है, उस समय थॉट्स बहुत आते हैं। तो कुछ लोग वैसे भी हैं, उस समय भी वो लोग जो है लिखने, तो वो वही लिखने के लिए अपने साधन जो रखते हैं वहां पे उसे लिख लेते हैं। कई लोगों को ऐसा है कि खाना खाते समय बहुत दिमाग में आता है। अगर वो खाना खाते समय किसी से बातें नहीं कर रहे हैं तो खाना खाते समय उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। हालांकि वो दिमाग अगर खाना खाते समय कहीं और आपका है तो नुकसान करता है बहुत। लेकिन ऐसे बहुत सारे महान राइटर हैं जिनको खाना खाते समय बहुत थॉट्स अच्छे आए हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें बताने के पीछे सिर्फ इतना ये रीजन है कि आप अपना ढूंढिए कि आपका बेस्ट समय कब है, जब आपको सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, सबसे ज्यादा कोई यूनिक चीज आपके दिमाग में आती है। तो ये आपको खुद का ढूंढना है कि किस समय मुझे सबसे ज्यादा, उस समय के लिए उस चीज को ना और यूटिलाइज कीजिए। उस समय को, उस समय अपने जो राइटिंग स्टफ है वो आप अपना अपने पास रखिए। सबसे बेस्ट आज के डेट में मुझे लगता है कि मोबाइल फोन है जिसमें आप नोटपैड में लिख सकते हैं, क्योंकि वो थॉट्स ऐसा तो नहीं कि पूरी स्टोरी आएगी, आपको आएगा 3 से 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, तो अल्टीमेटली आपका लॉग लाइन तो आ ही जाएगा कम से कम। फिर लॉग लाइन को आप सिनॉप्सिस में कन्वर्ट कीजिए, फिर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक काम कीजिए कि आप अपना बेस्ट समय ढूंढिए कि किस समय आपको थॉट्स सबसे ज्यादा आते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी कि जो है ये लिखत विद्या है, लिखने से ही आएगा। मेरे जानने में, मैं एक्सपीरियंस राइटर में बोले कि किसी चीज को खास करके अगर आप 10,000 घंटा अगर आप लिख देते हैं किसी चीज को, तो 100% उसमें आपको एक काइंड ऑफ महारत तो हासिल हो ही जाती है। लेकिन उस शर्त ये है कि उस 10,000 घंटे का जो मेजरमेंट ऐसे नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो उसे करके, आप ट्रूली डेडिकेटेड होके अगर 10,000 घंटा किसी चीज में देते हो, मतलब राइटिंग में देते हो, तो 100% आपके राइटिंग स्किल सुधरने के 99% चांसेस है। अब आते हैं, बात करते हैं, ये तो हो गया कि हम फॉर्मेट जान लिए है ना कि कैसे लिखते हैं, और उसके बाद एलिमेंट्स कहाँ से आपको मिलेंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ठीक है आपने लिख लिया, सब कर लिया, अब आती है बात आपको कि किसी को ये चीज सुनानी है, नरेशन, जो अब तक का सबसे टफेस्ट काम है। कई बार क्या होता है कि आप फिल्म देखते हैं, फिल्म बहुत अच्छी है, आपको फिल्म बहुत पसंद भी आई, लेकिन वो उस फिल्म को अगर कह दिया जाए कि आप उस फिल्म को सुनाइए, तो आप बहुत सुपरहिट फिल्म को भी इस तरीके से सुनाते हैं कि बहुत बोरिंग लगता है। या कई बार क्या होता है कि कुछ फिल्में बहुत एवरेज होती हैं, लेकिन उस फिल्म को सुनाने वाले इस तरीके से सुनाते लगता है कि यार बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, ये नरेशन के बाद मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप राइटर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि आप किसी चीज को नरेट कैसे करते हो, क्योंकि ये ना एक पूरी तरीके से कला है। नरेशन जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। अगर सीधी सी बात है, आप सेल करना है, आपको अपने आप को, अपनी स्टोरी को सेल करना है, तो जितना अच्छा आप बोलेंगे, जितना अच्छा उसके बारे में बता पाएंगे, उतना अच्छा वो सेल होगी, उतने अच्छे से लोगों के पास जाएगी। तो नरेशन, आपने जो स्टोरी लिखी, स्क्रिप्ट लिख लिया, लॉग लाइन भी आपके पास है, आपके पास सिनॉप्सिस है, पूरी चीजें लिखी हुई है, लेकिन आप उसको नरेट करने जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आप शायद उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे हो। उसका रीजन ये होता है कि कई बार हम सिर्फ लिखने में फोकस करते हैं, उसको बोलने, उसको प्रेजेंट करने में फोकस नहीं करते। तो आपको नरेशन की आदत शुरू से ही डालनी पड़ेगी, और इतनी डालनी पड़ेगी कि आप किसी भी चीज को आसानी से इस तरीके से बताएं लोगों को, इस तरीके से सुनाएं कि उनको रस आए, उनको मजा आए। आपको इसके लिए आप सामने बैठे सारे, मतलब कभी आप गए नरेशन के लिए, खास करके आपको जब ये फिल्म बेचनी होती है तो नॉर्मल सी बात है, प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाते हैं, या डायरेक्टर के पास जाते हैं। अब इनके पास जा रहे हैं, सीधी सी बात है, वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या कम से कम सिनेमा साउंड है, तो सिनेमा साउंड है उनके पास, उनको बहुत सारी चीजें पता है। तो आपको ये ऐसा नहीं है कि आप बस गए और आपने कुछ सुनाया और उनको लगा कि नहीं,
वो जब तक उनको लगेगा नहीं कि यार ये फिल्म, हाँ ये फिल्म उनको विजुअलाइज करवाना है, उनको जब आप नरेशन दीजिए तो ऐसा लगना चाहिए कि वो फिल्म देख रहे हैं, उनको फिल्म दिखानी है। सिर्फ कहां से? सिर्फ यहां से अगर आपने उनको फिल्म दिखा दी कि यार ऐसे होगा और ये होगा, इस तरीके से कैनवास होगा, उसमें इस तरीके से इमोशंस होंगे, वो जब हीरो ऐसे बोलेगा, ये जो नरेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है, ये आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ना, वो सामने वाला जो है इतना, मतलब कन्विक्शन पावर यहाँ पे यूज करना है कि आप जो बोल रहे हो वो 100% श्योर है और 100% ऐसा है कि ये ऐसा ही होगा और ऐसा पहले हुआ भी नहीं है कभी। तो नरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप शुरू में अगर आपको लगे कि यार डायरेक्टली मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ये बिगनर्स के लिए है, तो एक काम करें, आप मोबाइल लें, मोबाइल में आप रिकॉर्ड करें अपनी जो लिखी हुई स्टोरी है, और उसको आप खुद जो है एक मोबाइल में जाके रिकॉर्ड करें, उसको वीडियो बनाएं, उसमें नरेशन दें, और उस नरेशन को फिर वापस आप सुने और उसमें देखें कि यार कहाँ कहाँ पे किस तरीके से, आपको सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार मेरा ये यहाँ पे ऐसा कम लग रहा है, या मुझे, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या किसी चीज में आपको फंबल लग रहा है, या किसी चीज में ऐसा लग रहा है कि यार कहानी में मैं ये बताना चाहता लेकिन फिर मैं उधर चला गया, वो भटक गया। तो वो जो सिस्टमेटिक तरीका, एक तो ये हो गया कि आप मोबाइल में रिकॉर्ड करें। दूसरा, आप अपने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें अपने आसपास, ऐसे लोगों को जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं वो एक जेन्युइन रिव्यू दे सकते हैं, तो उनसे मिलिए, उनको आप ये सुनाइए, ऐसे ही सुनाइए उनको, ऐसा नहीं कि उनको फिल्म है, उनको बस सुनाइए कि कहानी है, एक स्क्रिप्ट है, ऐसे सुनाना है, उनको सुनाइए, उनसे रिव्यू लीजिए। आपको ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ये किए आप डायरेक्टली वहां जाओगे, हो सकता है आपको समझ में। तो जो फ्रेश कोई कंटेंट आपका जब आपके आसपास का कोई सुनता है, उसे लगता है कि नहीं इस कंटेंट में, वो एज एन ऑडियंस वो सुनता है, उसको लगता है कि इस कहानी में मतलब अच्छी लग रही है, कहानी बहुत अच्छी है, उसको पसंद आ रहा है। उसके बाद आप क्या करिए कि उसमें सिनेमेटिक फील, जो सिनेमेटिक लिबर्टी होती है और सिनेमेटिक फील होता है, उन दोनों चीजों को ऐड करके उसके बाद फिर आप एक टेक्निकल साउंड पर्सन के पास, और एक दो लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, ये बहुत मस्ट है क्योंकि इसके बिना शायद मुश्किल ही होता है। तो एक दो लोग को ऐसा पकड़िए जो थोड़े नॉलेज हो, सीनियर हो, या एक्सपीरियंस हो, या इस फील्ड के ही एक्सपीरियंस, अगर आपको लग अच्छा हो सकता है ऐसा लोग मिल जाए, तो उनको ढूंढिए, उनको सुनाइए, पहले कोई भी चीज लिख रहे हैं उसके बाद उनसे रिव्यू लीजिए, फिर देखिए कि उसमें क्या कमी है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, या कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ही क्लीशे है, बहुत घिसी पिटी चीजें हैं, तो उसको थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक जो है एक पैटर्न, इसको भी अपनाना पड़ेगा एज ए राइटर जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात कि आपने ये भी कर लिया, नरेशन भी हो रही है। अब सबसे ज्यादा जो मैटर आता है, मैटर ये आता है कि यार हमने स्टोरी, सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपको ये ना पता नहीं चल रहा है फिल्म का बजट कैसे आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप तो फिल्म मेकर है नहीं, तो आपको बजट कैसे डिसाइड करना है। बजट डिसाइड करने के लिए सबसे जो बेसिक फंडा होता है किसी भी स्टोरी का, बजट डिसाइड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसकी सीओपी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जो आइडियल है वो, मतलब आप 3% मान के चलिए, जो एसोसिएशन के रेट चलते हैं किसी भी, तो जो टोटल बजट ऑफ फिल्म होता है तो 3% से लेके 6% के बीच में वेरी करता है। ये ऑफिशियल तरीके से जब कुछ समझ में ना आए तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इवन इंडस्ट्री में किसी चीज का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि यार ये इसी तरीके से ही होगी या ये ही होगा। आप क्लेम कर सकते हैं, वर्चुअल क्लेम कर सकते हैं कि यार ये चीज ऐसे होती है, बट इसका कोई नियम कानून ऐसा बनाया नहीं गया। कई बार क्या होता है, आप रिलेशन में होते हो, रिलेशन में आप जीरो में भी काम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका बजट सामने से इतना ज्यादा डिसाइड होता है, या आप रिलेशनशिप नहीं है, आपको प्रोफेशनल तरीके से आप जा रहे हैं तो ये रेट ले रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से भी जो है बजट डिसाइड कर लेते हैं। तो बजट के लिए जो है बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप लोगों से मिलिए, लोगों का तरीका जानिए, फिर इंडस्ट्री में जब आपका बिगनर्स हैं तो बहुत ज्यादा टर्म कंडीशन आप नहीं रख पाते हैं, फिर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, फिर आपका ऑलरेडी धीरे धीरे चीजें सेट हो जाती हैं कि यार ये इस बजट में चीजें जाएंगी। लेकिन जो ऑफिशियल है वो 3 से 6% के बीच में सीओपी का होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि ये चीजें, ये भी डिसाइड हो गया। अब आता है कि यार आपको मिलेगा कैसे कोई, आपकी स्टोरी सुनेगा कैसे कोई, और किसको सुनाना है, कहाँ जाना है,
कहाँ पे आप अपनी स्टोरी को पिच कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो क्या हुआ करता था कि जो पहले के राइटर्स हुआ करते थे वो अपनी हार्ड कॉपी लेते थे या अपने उनके दिमाग में जो भी है वो सीधे प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाते थे, कोई और माध्यम होता नहीं था, सीधे ऑफिस में ही जाते थे और वहां पे रिक्वेस्ट करते थे कि मैं राइटर हूँ और मेरे पास स्टोरी है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो सुन सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो सुन सकते हैं। तो जिस तरीके से भी व्यवहार या किसी का रेफरेंस से जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट से जा रहे हैं, तो उस तरीके से हुआ करता था। बट आज के डेट में मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चीजें खुल गई हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि आप अपनी स्टोरी को कहीं भी बैठकर अपनी स्टोरी को कहीं भी पिच कर सकते हैं। मतलब आप बॉलीवुड में बैठ के हॉलीवुड को भी स्टोरी पिच कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए, इतने सारे सुविधाएं, रिसोर्सेस आ गए हैं कि जहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो 2-3 तरीके जो मेन हैं वो इस तरीके से हैं, जो ऑफिशियल तरीका है वो मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकली तो आप जब ग्राउंड पे आते हैं तो वो अलग ही रियलिटी है। तो सबसे पहले तो जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके ऑफिशियल साइट पे जाके उनका जो कांटेक्ट है, चाहे वो मेल आईडी हो, चाहे जिस तरीके से वो अपना ओपन करते हैं संपर्क करने के लिए, तो उस तरीके से वहां पे भी जो है आप रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट को वहां पे अपनी स्टोरी का मेल कर सकते हैं। बट स्टोरी मेल करने के लिए 2-3 कंडीशन पहले ध्यान रखना है कि आपने जो भी स्टोरी लिखी है उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कहाँ करते हैं, ये जो राइटर एसोसिएशन है वहां पे आप जाएंगे तो आपको आज के डेट, पहले हार्ड कॉपी रजिस्टर होती थी, आज के डेट में आप वहां से जब आपका मेंबरशिप आप ले लेते थे वो आपको जो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देते हैं, उनके साइट पे जाते हैं, पैसा पे करते हैं और वो आपका पूरी जो स्टोरी पेज बाय पेज जो है रजिस्टर हो जाती है। तो कोई भी आप किसी को भी पहले मेल करें या पिच करने के लिए भेजें तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखें कि आपको जो है वो स्टोरी रजिस्टर होनी चाहिए। रजिस्टर नहीं है तो आपका रिस्क है भाई, कोई भी यूज कर सकता है। हालांकि एक चीज और है कि जब मेल पे आप करते हैं तो एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका ये हो जाता है, क्योंकि मेल जो है वो रिकॉर्ड रखता है आपका, किसको आपने स्टोरी भेजा है, तो वहां से आप क्लेम करने का ऑप्शन होता है। बट वो कोई लीगल कार्रवाई करने के लिए आपके पास मैटर आप बाध्य नहीं हो सकते कि नहीं हमने ये भेजा, आप भेजे तो आपका एक म्यूचुअल कंसर्न होगा, टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से कंसर्न होगा, इसलिए आपने भेजा, तो आप मेल कर सकते हैं। या आप जो है छोटे छोटे जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हायरिंग देते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट देते हैं कि राइटर्स की जरूरत है, तो आप वहां पे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे हर टेक्नीशियन की, जैसे वर्क इंडिया है, चाहे आप मान लीजिए naukri.com, इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे भी जो है कई हर कैटेगरी के लिए जो है जॉब्स जो है अवेलेबल है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप जो है मैनुअली कहीं जा रहे हो, आप घर पे भी बैठे हो और नेट से ही जो है आप चीजें कर सकते हो। उनके रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आप प्लेटफॉर्म सर्च कर लीजिए जहाँ पे 4-5 ऐसे हैं जहाँ पे आपको घर बैठे इस तरीके से, खास करके राइटिंग की चीजें तो बहुत आसान है कि आप वहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमको ये राइटर की जरूरत है, वहाँ पे बस आप अपना रेज्यूमे मेल कीजिए, अपनी प्रोफाइल मेल कर दीजिए, फिर वो आपसे जो है कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आप वहां से भी उनको चाहे ऑन फोन कर लीजिए, जूम कॉल पे कर लीजिए, कैसे भी करके जो है नरेशन दे सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो रहा ऑफिशियल तरीका, जिसमें परसेंटेज बहुत कम है एग्जीक्यूशन के, डील क्रैक करने के बहुत ही कम परसेंटेज है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जब तक आपका कोई बढ़िया कॉन्टैक्ट नहीं है इंडस्ट्री में, किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में, चाहे किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ, क्योंकि यही दो लोग हैं जो आपकी स्टोरी को, एक एडिशनल एक्सेप्शनल केस ऐसा हो सकता है कि हाँ कोई एक्टर या कोई अदर टेक्नीशियन है, वो उसको किसी ने बोला है कि मुझे यार एक राइटर की जरूरत है, तो वो उसने किसी को रिकमेंडेशन भले लेके चला गया, लेकिन जो बेसिक जो चीजें हैं वो प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यही लोग आपकी स्टोरी ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, लॉबी बनानी पड़ेगी, लॉबी में जाना पड़ेगा। ये जो है आपको प्रैक्टिकली जो है ग्राउंड लेवल पे रियलिटी यही है कि ये इतनी इस डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप ये इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे कि आप वहां पे कोई क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि कोई किसी को एंटरटेन नहीं कर रहा।
तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि बस सिंपल सी बात है, आप अपनी चीजों पे काम कीजिए, अपनी स्किल पे जितना ज्यादा आप काम करते रहें कि एक बार मौका मिला किसी के पास जाने का, वहां पे आपने स्टोरी अपनी सुनाई तो वो स्टोरी पसंद आई, ये इस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए था कि नहीं नहीं हम जाएंगे, ठीक है, हमने हमारी मेरी स्टोरी है वो सुन लेंगे फिर वो लोग, नहीं। आपको क्या करना है कि आप फुल प्रिपरेशन के साथ जाइए, और एक बार ही मौका, कई बार क्या होगा कि आपको लॉग लाइन सुनाने का ही सिर्फ मौका मिलेगा, कई बार होगा कि आपको सिनॉप्सिस सुनाने का मौका मिलेगा, बहुत रेयर चांस है कि आपको पहली बार में कंप्लीट नरेशन देने का मौका मिले। तो अभी इन तीनों चीजों के लिए ना मेंटली हमेशा प्रिपेयर है अपने कंटेंट के लिए। दूसरा, हमेशा याद रखें कभी भी आप नरेशन के लिए जा रहे हैं, किसी को भी सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो जोनरा मतलब एक कंटेंट लेके कभी मत जाइए, कम से कम आपके पास 4-5 और अलग अलग जोनरा के जो है कंटेंट होने, स्टोरी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कि अगर हो सकता है आपको नहीं पता है कि सामने जो बैठा है उसको क्या पसंद है, उसको बोला ठीक है आप जो आपके पास जो सुनाना शुरू कर दीजिए, आपने कोई चीज सुना है उनको बोला नहीं। कई बार क्या होगा सामने से डिमांड आएगी कि भाई मैं इस जोनरा का काम नहीं करता, जैसे कुछ डायरेक्टर स्पेसिफिक हो गए, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, कोई रियल बेस्ड सिनेमा बना रहा है, कोई बायोपिक बना रहा है, कोई फिक्शनल बना रहा है, तो एक तो पहले की रिसर्च करके जाइए कि किसके पास जा रहे हैं, अगर नहीं पता है तो आप 4-5 अपना कंटेंट लेके जाइए कि एक नहीं पसंद है भाई दूसरा पसंद, तीसरा पसंद है, चौथा कोई तो पसंद आएगा, या उसको क्या उसका टेस्ट है, सुनिए उसको, जो ध्यान से सुनिए, उसके साथ अपने वाइब्स को मैच करते हुए किसी चीज को नरेशन दीजिए। तो ये जो बेसिक रियलिटी, ऐसे ऑफिशियल तरीके से बहुत कुछ बोल देना है कि हाँ एक राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, ये फिल्म मेकिंग का एक तरीका आपको मैं बता सकता हूँ, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो एकदम वर्ड टू वर्ड आपको मैच करेगा। ये मैंने बहुत सारे राइटर, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ बातें करके उनके एक्सपीरियंस को शेयर, एक्सपीरियंस को सुना है, उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको जो है ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा, रियलिटी जो है वो यहाँ पे आनी ही पड़ेगी। तो उसको पहले से ही अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आप जब ग्राउंड में जाएंगे, जब इंडस्ट्री में जाएंगे, तो शायद आपको उतना मेंटल प्रेशर नहीं होगा। तो आप ये पहले ही माइंडसेट कर लीजिए कि यार इस तरीके से मुझे काम करना, उस तरीके से मेरा अपना एक माइलस्टोन तैयार करना है कि यार ये चीज मुझे ऐसे करनी है। नहीं तो अगर आप क्या करेंगे, नहीं पता, आप डायरेक्टली जाएंगे, रिजेक्शंस मिलेंगे, आप तुरंत जो है आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल, डिप्रेशन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले मेंटल प्रिपेयर होना है कि कई बार क्या होता है कि एक स्टोरी एक बंदे को पसंद आएगी, दूसरे को नहीं आएगी। तो बिल्कुल नहीं, कि ऐसा नहीं, अब उसका टेस्ट नहीं है, उसका टेस्ट नहीं तो वो आपको स्टोरी क्यों पसंद करेगा, और दूसरे के पास उसको वही स्टोरी पसंद है। कई बार आपने सुना होगा इंटरव्यू में, बड़े बड़े एक्टर्स को आपने सुना होगा कि फला फिल्म पहले उनको ऑफर की गई थी, उन्होंने नहीं किया। वो आपको रीजन नहीं बताएंगे डायरेक्टली, उनको पसंद नहीं आया होगा, पसंद नहीं आया तो इसलिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन वही स्टोरी फिर दूसरा एक्टर करता है, वो फिल्म हिट हो जाती है। तो कभी भी ये नहीं, हाँ बस अपने ऊपर विश्वास रखें कि नहीं यार ये जो मैंने स्टोरी लिखी है वो अच्छी है। आप एक जो जनरल कैलकुलेशन है, जो मैच करने का तरीका, वो आप कर लीजिए, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि नहीं नहीं यार ये स्टोरी अगर सामने वाले ने, किसी ने, एक ने रिजेक्ट कर दी तो यार एकदम बेकार। नहीं, हो सकता है कि उसके पैरामीटर में फिट नहीं आ रही, दूसरे के पैरामीटर में फिट हो जाएगी, जो है दूसरे डायरेक्टर को पसंद। अब एक्शन डायरेक्टर को बोलेंगे कि कॉमेडी करो तो नहीं कर पाएगा, कॉमेडी वाले को बोलेंगे एक्शन करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। तो सबका जोनरा अलग अलग है। तो आप इस चीज के लिए भी प्रिपेयर हैं एज ए राइटर। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी कि ऐसे 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 ये स्टोरी ऐसे लिखना है, इस तरीके से नरेशन देना है, ऐसे पिच करना है, ये ग्राउंड रियलिटी, सारा कुछ रियलिटी है। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टोरी आपकी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ, लेकिन आपका फॉर्मेट सही नहीं है, मतलब जो अप मार्केट मतलब जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट से मेरा मतलब ये है कि जो आपका स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो किस सॉफ्टवेयर में लिखी हुई है। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे सिंपल सी बात है, बहुत वर्ड का जो फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, बहुत प्लेन होता है, बट जो स्टोरीज लिखी, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है बॉलीवुड में, उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है, तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से कंसिडर की जाती है। जैसे सेल्टेक्स, मास्टर स्क्रिप्ट, फाइनल ड्राफ्ट और डब स्क्रिप्ट, ये 4-5 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे स्टोरी जब लिखते हैं तो वो एक प्रोफेशनल तरीका जो इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल है। और इसका रीजन ये भी है कि जब हम
स्क्रिप्ट के बाद जब हम फिल्म बनाने के प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ पे उसका चाहे रिक्वायरमेंट निकालना हो गया, चाहे शेड्यूलिंग करनी हो गई, बहुत सारे ऐसे जो प्री प्रोडक्शन के काम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आज के डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो जैसे शेड्यूलिंग करनी है, चाहे रिक्वायरमेंट निकालना है, या यही निकालना है सिंपल सी बात की जो है ये फिल्म में लोकेशंस कितने इंटीरियर है, कितने एक्सटीरियर, कितने डे के सीन है, कितने नाइट के सीन है, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आ रहे हैं कि स्क्रिप्ट जिसे ही उसमें आप डालेंगे वो सारे सीन, सारी चीजें, वो सारी रिक्वायरमेंट अलग अलग करके दे देगा कि इतने सीन नाइट के, इतने सीन डे के, इतने एक्सटीरियर के, इतने इंटीरियर के हैं इसमें ये। तो उस चीज के लिए भी वो बहुत जरूरी हो जाता है कि पर्टिकुलर उस फॉर्मेट में जो, और उससे ये भी पता चलता है कि आप अप मार्केटेड हैं। दूसरा कि स्टोरी कि जो बाउंड स्क्रिप्ट बाउंड का, अगर हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी में बाउंड करने का जो तरीका होता है, उसका फ्रंट पेज, एक टाइटल पेज बनाइए अच्छे सा पहले, उसके बाद फिर शुरू कीजिए, फिर एंड 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 का एक पेज बनाइए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ये पता चलता है जिससे कि आप प्रोफेशनली जो है इस चीज को काम कर रहे हैं। तो ये तो सॉफ्टवेयर की बात होगी, और हर सॉफ्टवेयर में थोड़े थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं, बट वो एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो मतलब सब लगभग सिमिलर आउटपुट देते हैं। टेक्निकल की बात करते हैं तो जैसे चीज आप वही लिखे हो, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिखा गया तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम एक तो सॉफ्टवेयर की आती है, दूसरा आपको जज कर लिया जाता है कि यार ये मतलब इस फॉर्मेट में नहीं, दैट मीन्स इस बंदे को पता नहीं। तो कोशिश कीजिए कि इन सॉफ्टवेयर पे पहले इन सॉफ्टवेयर को आप जानिए, इनको इंस्टॉल कीजिए, इस पे कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से इस चीज पे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जो है आपको कभी भी किसी से दिक्कत ना हो। स्टूडियो बाइंडर एक और बहुत अच्छा इसमें सबसे सक्सेसफुली चलने वाला, वो भी वन ऑफ द बेस्ट ऐप है जिससे जो है आप राइटिंग कर सकते हैं, उसमें जो है बहुत बेस्ट ऐप है। तो ये टेक्निकल ये भी बहुत जानना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर कैसे करना है, ये फॉर्मेट हो गया। ये छोटी चीजें हैं जो आपको एक प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल राइटर आपको एक रिप्रेजेंट होते हैं आप इंडस्ट्री में, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप स्टोरी जब लिखने जाएंगे, जब जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी, उसको स्क्रिप्ट में जब चेंज करने जा रहे हैं, स्क्रीन प्ले चेंज करने जा रहे हैं, तो उसमें जो इंटीरियर, एक्सटीरियर, डे नाइट या लोकेशन, फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं, जो एक्शन चल रहा है, उसके बाद फिर कैरेक्टर्स आ रहे हैं, फिर उनके डायलॉग लिखे जा रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, जिसमें आपको प्रॉपर टेक्निकल फॉर्मेट जो स्क्रिप्ट राइटिंग का है वो कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले अगले वीडियोस में। तो उसमें बताऊंगा कि प्रॉपर किस तरीके से एक कैसे, कहाँ इंटीरियर लिखना है, कहाँ एक्सटीरियर लिखना है, कहाँ डे नाइट लिखना है, कहाँ पे एक्शन लिखना है, कहाँ पे डायलॉग लिखने हैं, और किसको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल टर्म्स क्या क्या कहते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट को लिखना है, ये सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और अभी के लिए, आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने आज राइटिंग के बारे में बताया कि कैसे स्क्रिप्ट क्या होती है, लॉगलाइन क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, कैसे लिखेंगे, कैसे नरेशन देंगे, इन सारी चीजों पे सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है आप बताएं कि कोई भी क्वेश्चन है, मैं आप उस पर या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर कोई आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए या इस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर मैं वर्कआउट करूंगा। और प्लीज 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 AK कास्टिंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी जरूरतमंद है उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, उनको जानने की चीजें हैं। हमारे वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.akcastingproduction.com। आप हमारे इंस्टा पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, सेम नेम से, वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। AK कास्टिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिल्म इंडस्ट्री से किसी भी तरीके कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, जरूर बताएं, हम उसका रिवर्ट जल्दी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।